नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो दौर गया जब मुजरिम जुर्म करके खुद को और खुद के जुर्म को छुपाया करते थे। अब क्रिमिनल गैंग या गैंगस्टर हर वारदात के बाद पुलिस से पहले ही अपने जुर्म का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उनकी दहशत की मार्केटिंग और बेहतर हो सके। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग ने उसी दहशत की मार्केटिंग के लिए बॉलीवुड को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची थी। सलमान खान को धमकी उस साजिश का बस एक छोटा सा नमूना भर था। सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान बॉलीवुड। बॉलीवुड पर राज करना चाहता था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। इसीलिए मूसेवाला के कत्ल के बाद रची धमकी वाली साजिश। गुर्गों को मुंबई भिजवाकर सलमान खान को दी धमकी। सलमान और सलीम खान के नाम छोड़ी धमकी वाली चिट्ठी। सलमान के बाद था फिल्म डायरेक्टर करण जौहर का नंबर। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सौरभ महाकाल का बड़ा खुलासा। तो क्या सिद्धू मूसेवाला का कत्ल सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी? इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान बॉलीवुड भी छुपा था। यह सवाल इसलिए क्योंकि मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग रुकना नहीं चाहता था, बल्कि उनकी कोशिश थी इस मौके का पूरा फायदा उठाने की। तभी उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ ही दिन बाद न सिर्फ बॉलीवुड स्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पर एक धमकी भरी चिट्ठी भिजवाई, बल्कि इस चिट्ठी के बाद वो बॉलीवुड में अपना वसूली रैकेट फैलाने की पूरी साजिश भी तैयार कर चुके थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कुछ ऐसा क्रैकडाउन किया कि गैंगस्टरों की ये प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब तक सिर्फ अकाली नेता विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए ही सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने की बात कह रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश सौरभ महाकाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो खुलासा किया है वो कुछ ऐसा ही है। सौरभ महाकाल वो गैंगस्टर है जिस पर सिद्धू मूसेवाला केस के शूटर संतोष जाधव को पनाह देने का इल्जाम है। उसे पिछले दिनों इसी सिलसिले में पुणे से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उससे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत कई और एजेंसियों ने पूछताछ की। लेकिन इस पूछताछ में सौरभ महाकाल ने जो खुलासा किया उसने लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ के प्लान बॉलीवुड की कहानी साफ कर दी। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों मिलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना चाहते थे और इसके लिए दोनों ने पहले ही काफी लंबा चौड़ा प्लान तैयार कर रखा था। इसी प्लान के तहत पहले उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया और फिर बॉलीवुड में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम पहली धमकी दी। दरअसल मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों की प्रोटेक्शन मनी वसूलने का लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का बहुत पुराना सपना था और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपने गैंग के खास गुर्गों और सिपह सालारों को पहले ही भारत से बाहर भेज दिया था ताकि किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद उनके ये लोग कानून की जद में न आ सके। कुछ इसी प्लानिंग के तहत सबसे पहले लॉरेंस का साथी गोल्डी बराड़ पहले ही कनाडा जा चुका था और फिर एक एक कर उसने अपने खासम खास विक्रम बराड़, सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन और अपने भाई अनमोल बिश्नोई को हिंदुस्तान से बाहर सेटल करवाने की कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई की इस प्लानिंग को समझने के लिए इस पासपोर्ट पर एक निगाह डालना काफी है।
ये पासपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक गैंगस्टर विक्रम बराड़ का है। 28 जून 2018 को चंडीगढ़ से जारी इस पासपोर्ट में विक्रम बराड़ का नाम विक्रमजीत सिंह लिखा है, जबकि इसकी एक्सपायरी की तारीख 27 जून 2028 दर्ज है। जन्मस्थान के तौर पर राजस्थान के डिंगावाला का नाम लिखा है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर इसी पासपोर्ट के जरिए विक्रम बराड़ ने हिंदुस्तान से दूर दुबई में अपना ठिकाना बनाया। बॉलीवुड पर खौफ का राज कायम करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई कितना बेसब्र था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से अलग यूएई में बैठा विक्रम बराड़ भी सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की अलग से प्लानिंग कर चुका था। क्योंकि मूसेवाला का कत्ल सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री की पहली सीढ़ी साबित होने वाली थी। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की शैतानी साजिश की शुरुआत भर थी। दोनों की नजर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड पर भी थी और दोनों कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उन्हें इस इंडस्ट्री से प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने करोड़ों की रकम मिल सके। उनका प्लान कुछ सेलिब्रिटीज को टारगेट करना और कुछ को धमकाने का था। लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में पहले ही सलमान खान को धमकी दे चुका था और इस धमकी की बदौलत वो अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचने में भी काफी हद तक कामयाब रहा और अब लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से बॉलीवुड पर घात लगाने की तैयारी कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी बॉलीवुड से अपनी वसूली का और प्रोटेक्शन मनी रैकेट चलाने की साजिश रच रहे थे। सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इसी रैकेट की शुरुआत की पहली सीढ़ी थी। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करके न सिर्फ पंजाबी म्यूजिक के साथ साथ बल्कि पूरी दुनिया को डराया, धमकाया और खौफ का राज कायम किया। उसके बाद सलमान को धमकी भरी चिट्ठी दी गई। इनका इरादा था सलमान खान और करण जौहर के रास्ते पूरे बॉलीवुड से करोड़ों की वसूली की जाए, लेकिन इनका ख्वाब पूरा होता इसके पहले ही बिश्नोई एंड कंपनी पर कई राज्यों की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इनको गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्लानिंग के तहत तिहाड़ जेल में बैठे बैठे अलग अलग जरियों और एप्स की मदद से लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे अपने साथी गोल्डी बराड़ और दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद अपने भांजे सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से बात की। उनकी हिट लिस्ट में पहला नाम पंजाबी सिंगर मूसेवाला का ही था, क्योंकि अव्वल तो मूसेवाला उनके दुश्मन गैंग देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप के करीबी माने जाते थे और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला उनके साथी और अकाली नेता विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल में शामिल है। असल में विक्की मिदुखेड़ा के कत्ल के बाद मामले की जांच के दौरान सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम सामने आया था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस और कानून के हाथ शगनप्रीत तक पहुंच पाते वो भारत से भाग चुका था। उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शगनप्रीत के जरिए सिद्धू मूसेवाला ने ही विक्की मिदुखेड़ा का कत्ल करवा दिया। हालांकि मूसेवाला इस बात से शुरू से ही इनकार करते रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 29 मई पंजाब के मानसा में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। मगर मूसेवाला के कत्ल के बाद मामला नहीं थमा। इस कत्ल के हफ्ते भर बाद 5 जून 2022 को इस खत की शक्ल में सलमान खान को धमकी मिली। ये धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं दी थी, उसी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जिसने साल 2018 में भी सलमान खान को मारने की बात कही थी। जांच हुई तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों ने सलमान और उनके पिता सलीम खान के नाम यह धमकी भरा खत उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद एक बेंच पर छोड़ दिया था, जिस बेंच पर सलीम खान रोज मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ देर बैठकर सुस्ताते हैं। उस रोज जब सलीम खान के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रोज की तरह इस बेंच के पास पहुंचे तो उन्हें ये धमकी भरी चिट्ठी मिली। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो पहले से ही रडार पर था, लेकिन इस धमकी भरी चिट्ठी का सच पहले साफ नहीं था। शक ये भी था कि कहीं मौके का फायदा उठाकर कुछ दूसरे लोग सलमान खान को डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि इस धमकी भरी चिट्ठी के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है।
पुलिस ने जब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में पुणे से सौरभ महाकाल को पकड़ा तो उसने पूछताछ में इस बात की पुष्टि की और महाकाल के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस काम के लिए विश्नोई गैंग के 3 गुर्गे सूरज, आमसा भाद्रा अर्जुन और ओमसा भाद्रा अर्जुन राजस्थान से मुंबई पहुंचे थे। इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक महाकाल ने सलमान को धमकी के मामले का मास्टरमाइंड भी गोल्डी बराड़ को ही बताया, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। सौरभ महाकाल ने बताया कि इस धमकी के सहारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्लानिंग मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाने की थी ताकि बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों से मनमानी वसूली की जा सके। सलमान को धमकाने के बाद अगला टारगेट बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर थे। गैंग के लोग करण जौहर को भी धमकाना चाहते थे ताकि उनसे करोड़ों की रकम वसूली जा सके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इसलिए भी करण जौहर को डरा धमकाकर उनसे कम 5 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में हुए कथित भेदभाव के पीछे भी करण जौहर का ही हाथ था। और तो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस काम के लिए अलग से अपने गुर्गों की टोली भी बना ली थी और करण जौहर को डराकर उनसे वसूली करने की पूरी प्लानिंग की थी। इस टोली में प्रशांत सिंह राजपूत, संजय शर्मा, विक्रम बराड़, मोनू जाट और अरुण जाट शामिल थे। जिस तरह से पहले सलमान खान, उसके बाद करण जौहर का नाम सामने आया और जांच में जिस तरह से खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक एक करके अपने कई गुर्गों को फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहले भारत से फरार कराया और विदेशों में सेटल कराया। अब विदेशों में बैठे वही गुर्गे एक एक करके बॉलीवुड को निशाना बना रहे हैं। इससे साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी के निशाने पर बॉलीवुड सालों से रहा है। करण जौहर को धमकाने के पीछे इनका 2 मकसद था। एक तो पैसे वसूल करना, दूसरा ये गैंग मानता है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस नेपोटिज्म का शिकार हुए, कहीं न कहीं करण जौहर भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जाहिर है सौरभ महाकाल के इस खुलासे के बाद ये साफ है कि बॉलीवुड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान कितना बड़ा था। हालांकि मुंबई पुलिस से फिलहाल महाकाल के इस खुलासे को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन महाकाल की ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ किस तरह घुन की तरह बॉलीवुड को खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मूसेवाला के कत्ल के बाद हुई सख्ती से फिलहाल ये साजिश टल गई। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। वैसे सलमान खान को सिर्फ धमकी ही नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें मारने की साजिश भी रची गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने यह काम शूटर संपत नेहरा को सौंपा था। संपत नेहरा ने मुंबई जाकर बाकायदा सलमान की रैकी भी की और इसी रैकी के दौरान उसे एहसास हुआ कि सलमान के करीब जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो ऐसे राइफल की तलाश में था जो दूर से निशाना लगा सके। करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व करें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देकर बॉलीवुड में अपना वसूली रैकेट फैलाने के फिराक में तो था ही, लेकिन इससे पहले उसने सलमान खान की हत्या करने की भी पूरी प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग के मुताबिक उसने न सिर्फ अपने शूटरों को सलमान खान के कत्ल की सुपारी दी थी, उन्हें काम पर लगा दिया था, बल्कि पहली कोशिश में फेल हो जाने के बाद पूरे 4 लाख रुपए खर्च कर सिर्फ सलमान खान को मारने के लिए ही एक हाई एंड राइफल भी खरीदी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस उससे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के सिलसिले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिश्नोई ने कहा है कि 1998 में सलमान खान की ओर से राजस्थान में किए गए काले हिरण के शिकार मामले में वो उसे हर हाल में सबक सिखाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने शूटर संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी थी। संपत ने तब मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी भी की थी, लेकिन चूंकि तब संपत नेहरा के पास सलमान को दूर से गोली मारने के लिए कोई राइफल नहीं थी, इसलिए वो सलमान की जान नहीं ले सका। साजिश की तैयारी के तौर पर सलमान को मारने के लिए ही 4 लाख रुपए में एक राइफल खरीदी गई, लेकिन तब पुलिस के बीच में आ जाने की वजह से गैंगस्टर का ये प्लान फेल हो गया। पुलिस ने संपत नेहरा को बेंगलुरु से जून 2018 में पकड़ लिया
लॉरेंस ने दिनेश डागर नाम के एक शख्स को इस राइफल को खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया था। उसकी ओर से डागर को अनिल पांडे ने 4 लाख रुपए भी दे दिए थे, लेकिन पुलिस ने उसी साल यानी 2018 में ही डागर के कब्जे से ये राइफल बरामद कर ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही कैमरे के सामने अभिनेता सलमान खान की हत्या का षड्यंत्र रचने से इनकार करता रहा हो, लेकिन अब पंजाब पुलिस की सख्ती ने उससे कई राज उगलवा लिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रहे पंजाब पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई साल 2018 में अभिनेता सलमान खान की हत्या करवाना चाहता था। इसके लिए उसने खास तौर पर संपत नेहरा को चुना था, लेकिन जब संपत नेहरा एक सामान्य रिवॉल्वर की वजह से सलमान खान पर हमला न बोल सका, तो उसने लॉरेंस बिश्नोई से एक स्प्रिंग राइफल की मांग की। आपको बता दें कि स्प्रिंग राइफल की मदद से आप दूर से ही निशाना लगा सकते हैं। वहीं संपत नेहरा को स्प्रिंग राइफल खरीदने के लिए गैंगस्टर ने 4 लाख रुपए की धनराशि भी उपलब्ध करवाई थी, लेकिन इसे अभिनेता सलमान खान का गुड लक कहिए या फिर उनके करोड़ों फैंस की दुआएं कि संपत नेहरा सलमान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सूत्रों की माने तो पूछताछ में लॉरेंस ने बताया है कि हिरन के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज के लोग सलमान खान को कभी माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिश्नोई समाज की नजर में हिरनों का दर्जा खास है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि अगर सलमान खान इस सिलसिले को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि बिश्नोई समाज के लोग अपने गुरु जम्भेश्वर के हुक्म से पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। पूछताछ में उसने कहा है कि अगर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान जम्भो जी के मंदिर में जाकर इस मामले को लेकर माफी मांगते हैं तो ठीक है, वरना बिश्नोई उन्हें जरूर मारेंगे। अब आइए जल्दी से ये जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है। कहानी 24 साल पुरानी है। तब सलमान खान राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। उनके साथ फिल्म के बाकी कलाकार सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी थी। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान 26 सितंबर 1998 की रात सलमान खान जोधपुर के करीब भवाद इलाके में जिप्सी पर शिकार करने के लिए निकले थे। इल्जाम है कि उस रात उन्होंने 2 काले हिरण का शिकार किया था। इस शिकार के एक दिन बाद 28 सितंबर 1998 की रात जोधपुर के ही करीब घोड़ा फार्म हाउस इलाके में सलमान खान अपने साथियों के साथ फिर से शिकार पर निकले। इल्जाम है कि उस रात सलमान ने एक और काले हिरण का शिकार किया था। जोधपुर में फिल्म की शूटिंग भी जारी थी। सभी कलाकार जोधपुर में ही थे। इसी के बाद 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर कांकाड़ी गांव में सलमान खान पर तीसरी बार शिकार का इल्जाम लगा। इस बार सलमान और उनके साथियों ने 2 चिंकारा का शिकार किया था। यही वो तीसरा शिकार था जब सलमान और उनके साथी पहली बार फंसे थे। 3 किश्तों में काले हिरण और 2 चिंकारा का शिकार करने के इल्जाम में सलमान खान तब गिरफ्तार कर लिए गए थे। तब 6 दिनों तक वो जोधपुर सेंट्रल जेल में रहे थे। इसके बाद पिछले 24 सालों में 4 अलग अलग किश्तों में सलमान खान कुल 20 रातें जोधपुर सेंट्रल जेल में काट चुके हैं। सलमान खान पर 3 अलग अलग शिकार के दौरान 3 काले हिरण और 2 चिंकारा को मारने के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था। दरअसल शिकार के बाद सलमान के पास जो हथियार मिला था उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। 19 साल बाद 18 जनवरी 2017 को जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। इससे पहले 25 जुलाई 2016 को काले हिरण शिकार के मामले में भी सलमान खान को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। अब सलमान खान के खिलाफ सिर्फ एक केस बचा था। ये केस था चिंकारा शिकार के मामले का। ये इकलौता केस था जिसमें सलमान को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई। सलमान खान की जिंदगी में कुल 4 केस उनके सिर थे। इनमें एक केस मुंबई का हिट एंड रन केस था। 4 में से 3 में सलमान बरी हो चुके हैं। बस उनके ऊपर जो आखिरी केस बचा था वो चिंकारा का था और इसी चिंकारा केस में उन्हें सजा मिली। हालांकि इस सजा को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। बाकी शिकार के जिन 2 मामलों में अदालत ने सलमान को बरी किया है
उस फैसले को राजस्थान सरकार ने ऊपरी अदालत में चुनौती दे रखी है। सलमान की एक अर्जी पर अब सारे केस की सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के पास है। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी चार्जशीट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ये चार्जशीट रिया चक्रवर्ती के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उसके भाई किया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती बेशक जेल से बाहर हों, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के रडार पर है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में किए गए ड्राफ्ट चार्ज में रिया और 34 दूसरे आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का इल्जाम लगाया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक सुशांत को नशे की लत में झोंकने का इल्जाम भी रिया पर ही है। रिया पर एनसीबी का आरोप है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप हैं। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की इन डिलीवरी की पेमेंट की। ड्राफ्ट के मुताबिक रिया ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C के अलावा 20B2A, 27A, 28, 29 और 30 के तहत अपराध किया है। मामले के सभी 35 आरोपियों के खिलाफ चार्ज किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक ये सभी मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान आपराधिक साजिश में शामिल थे। या ग्रुप में ड्रग्स की खरीद बिक्री, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट करने के अलावा बॉलीवुड समेत कई हाई सोसाइटी के लोगों के बीच इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। यानी ये मुंबई महानगर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। इसके साथ गांजा, चरस, LSD, कोकीन लेते थे, जो कि अपराध है। रिया के भाई शौविक के खिलाफ ड्राफ्ट चार्ज में बताया गया है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में था। वो गांजा, चरस, हशीश की डिलीवरी के लिए ऑर्डर देता था। शौविक ने अब्दुल बासित, कैजान इब्राहिम, करमजीत सिंह आनंद और सूर्यदीप मल्होत्रा समेत दूसरे लोगों से भी गांजे की डिलीवरी ली और उसे सुशांत को सौंपा। उन डिलीवरी के लिए कभी खुद पेमेंट की तो कभी रिया चक्रवर्ती के जरिए मार्च 2020 से सितंबर 2020 की अवधि के बीच ड्रग पेडलर्स को भुगतान किया। सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। एनसीबी का आरोप है कि पिठानी आरोपी सैमुअल मिरांडा, शौविक, दीपेश सावंत, रिया और सुशांत के साथ ड्रग्स, गांजा की खरीद के लिए सीधे संपर्क में था। ये ड्रग्स सुशांत और दूसरों के लिए जनवरी 2020 से अगस्त 2020 के दौरान खरीदी गई थी। पिठानी सुशांत के कोटक ऐप का इस्तेमाल करता था। वीड और गांजा समेत दूसरे ड्रग्स सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर खरीदे गए और इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया गया। इस तरह सुशांत को ड्रग एडिक्शन की ओर धकेला गया, जिसे एनसीबी ने क्राइम माना। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए। सुशांत की फैमिली ने एक्टर की मौत का जिम्मेदार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ठहराया था। सुशांत केस की जांच कई एजेंसियों ने की, लेकिन मौत की वजह आज तक सामने नहीं आ पाई। सुशांत के फैन आज भी उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।